लोगों पर कहानी लिखो, ऐसे किरदारों पर लिखो, ऐसे माहौल पर लिखो जिसे देखा हो तुमने। एक कहानी मैंने लिखी जो हमारे अपने मलियाबाद के कैरेक्टर पर थी, एक लड़की पर। जी। जहरा नाम था उसका। अच्छा। वो कहानी जब छपी तो काफी मशहूर हुई। अंग्रेजी किताबों का, अंग्रेजी लेखन का चलन ज्यादा बढ़ गया है। अल्केमिस्ट नॉवेल जो जी। पाइलो कोएल्हो का है, जी पूरी हाँ। दुनिया में कितना बिका, हिंदुस्तान में भी पढ़ा जा रहा है। बिल्कुल। क्या वजह है कि हमारी किताब इतनी भी नहीं बिक रही, उसकी बिक रही। क्या एक लेखक की जिम्मेदारी मात्र किताब लिख देने, उपन्यास लिख देने पे खत्म होती है? लेखक कलम का सिपाही जी। होता है। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है किस्सों की किताब के एक और एपिसोड में। जो दर्शक हमसे दोबारा जुड़ रहे हैं वो जानते हैं अक्सर हम अपने शो पे किस्सों से एक छोटा सा डिटवर लेते हैं और बात करते हैं किताबों की। और ऐसा अमूमन हम तब करते हैं जब हमारे स्टूडियो में कोई ऐसा गेस्ट आता है, कोई लेखक आता है जिसके काम ने, जिसके किताबों ने पाठकों के मन पे गहरी छाप छोड़ी हो। और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे श्री मोहसिन खान से, जिनकी किताब अल्लाह मियां का कारखाना को काफी पसंद किया गया है। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो शो पे बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया और बातचीत के लिए यहाँ मदऊ किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो खान साहब, किताब पे बात करें उससे पहले सर एक छोटा सवाल ये कि ये लिखाई का पेशा अगर हम कहें इसे, तो इसमें शौक। कैसे आना हुआ जी, आपका? जी। असल में ये इब्तदाई दौर की बात है, जब मैं पढ़ता था, गालिबन 8वें क्लास में हूँगा। जी। तो मैंने एक हमारे रिश्तेदार खातून थी, हम्म। वो किताबें पढ़ती थी, मैं डाइजेस्ट। जी। तो उनसे लेकर के एक बार डाइजेस्ट पढ़ा और मुझे मज़ा आया पढ़ने में, कहानियाँ। हम्म। उसके बाद मैं, एक दुकान थी, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म का सामान बिकता था और किताबें भी वो किराए पर दिया करते थे। जी। वहाँ से मैंने किताबें लाना शुरू की, हम्म। पढ़ना शुरू की। उस ज़माने के जो मैगज़ीन थे, डाइजेस्ट थे। तो वहाँ एक साहब मुझे मिले जिन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है? मैंने कहा जी हाँ। तो कहने लगे कि वो एक उर्दू का बड़ा कहानी अफ़साना निगार है, सादत हसन मंटो, हम्म। उसको पढ़ा करो तुम। जी। तो मैंने कभी नाम सुना नहीं था, बचपना था। हम्म। तो वो इत्तेफ़ाक़ ज़हन में नाम उसका रह गया। एक बार मैंने उसकी एक कहानी एक रिसाले में पढ़ी, खोल दो। हम्म। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद लिखी गई एक कहानी थी, उसी से मुतालिक। तो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और इतना मैं उससे मुतासिर हुआ कि जी चाहा कि मैं भी कहानी लिखूं। जी। मैंने कहानी लिखी। अब हमारे वहाँ कोई ऐसा, हमारे ख़ानदान में या क़ुर्ब जवार में या दोस्तों में ऐसा नहीं था जिसे मैं कहानी दिखा के ये पूछता कि भाई मैंने कैसी कहानी लिखी है। हम्म। फिर वो शूटिंग शुरू हुई, इस्मत चुगताई आई, जुनून की शूटिंग मलियाबाद में। जी। तो मैं गया शूटिंग देखने, तो मुझे मालूम था, इस्मत चुगताई का नाम सुना था और उनकी कहानियाँ पढ़ी थी। जी। तो मैं उनसे के पास बैठ गया, उनसे बातें करने लगा। मैंने कहा कि मैं भी कहानियाँ लिखता हूँ। तो कहने लगी कल लाओ मुझे कहानी दिखाओ। जी। दूसरे दिन मैं गया, मैंने उन्हें कहानी दी। हम्म। तो उन्होंने कहानी पढ़ी, छोटी सी कहानी थी जी। और ये एक फ़कीर पे थी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कहानी कहानी नहीं है, तुम्हें हम्म। कहानी लिखना है तो ऐसे लोगों पर कहानी लिखो, ऐसे किरदारों पर लिखो, ऐसे माहौल पर लिखो जिसे देखा हो तुमने। जी। तुमने फ़कीरों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी, हम्म। फ़कीरों को करीब से नहीं देखा, तो तुम कैसे फ़कीरों पे कहानी लिख रहे हो? कहानी अच्छी नहीं है। अपने जो करीब का माहौल है, अपने जो करीब के लोग हैं, जिनको जानते हो, जो बातें महसूस करते हो, उस पे कहानी लिखो। जी। वो ज़हन में बात रह गई, लेकिन मैं कहानियाँ लिखता रहा और उन्हें भेजता रहा। वो मुझे जवाब भी देती थीं, मेरे ख़तों के जवाब। और उस ज़माने में लिखी गई कहानियाँ, उन्होंने कोई भी कहानी मेरी पसंद नहीं की। हम्म। वही कहती रहीं कोशिश करते रहो, जी। ट्रांसलेशंस करो, बड़े अदीबों को पढ़ो, हम्म। हिंदुस्तानी राइटर्स को पढ़ो, बाहर के राइटर्स को पढ़ो। तो लिखता रहा। एक वक्त तो आया जब मैंने बीए में था मैं, हम्म। मैंने कहानियाँ लिखी तो वो बड़े रिसालों में छपने लगी, जी। उर्दू के अहम रसायल में। फिर एक कहानी मैंने लिखी जो हमारे अपने मलियाबाद के कैरेक्टर पर थी, एक लड़की पर। जी। जहरा नाम था उसका। अच्छा। वो कहानी जब छपी तो काफ़ी मशहूर हुई और उस पर एडिटोरियल लिखा गया। हम्म। वो कहानी साहब थे मोहम्मद उमर मेमन साहब, हम्म।
बाहर थे अमेरिका में, जी। उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में और वहीं छपी वो कहानी। फिर साहित्य अकेडमी के लिए एक साहब ने उसका ट्रांसलेशन किया, यहाँ छपी, मराठी में छपी, कई लैंग्वेजेस में, वो मेरी पहचान बन गई कहानी। जी। तो इस तरह से ये सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, अच्छा। तो जैसा कि आपने बताया शुरुआत में आपके करियर के आपको काफ़ी फीडबैक मिला। जी। तो क्या आपको लगता है मोहसिन साहब कि अगर कोई उभरता हुआ लेखक है या उपन्यासकार है, तो उसके लिए फीडबैक कितना ज़रूरी है आपके नज़रिए से? देखिए वो तो बहुत ज़रूरी है, और उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब आप अपनी तख्लीक शुरू में लिखते हैं, जैसे मैंने इस्मत आपा को दिखाया, जी। उन्होंने देखा, पढ़ा और कहा कि नहीं ऐसे कहानी नहीं लिखी जाती, तो मेरा हौसला नहीं टूटा। थोड़ी जी। मायूसी ज़रूर होती थी, लेकिन हुँ। ये लगता था कि मैं जो लिख रहा हूँ उससे बेहतर लिखना चाहिए। जी। और नए लोगों को ज़ाहिर है कि जब हम बताते हैं, बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई भी, बेजा हौसला अफ़ज़ाई भी नहीं करना चाहिए कि कोई जी। लिख रहा है और हुँ, हुँ। आपको चीज़ अच्छी नहीं लगी और उसकी आप तारीफ़ करने लगे। फिर ये होगा कि वो हुँ। समझेगा कि हम बहुत अच्छे राइटर हो गए और उसकी जी। जो रास्ता है वो महदूद हो जाएगा, वो हुँ। आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसकी तारीफ़ भी कीजिए तो हुँ। हकीकत पर मबनी हो, हुँ। सच्चाई के साथ तारीफ़ कीजिए, जितनी चीज़ आप महसूस करते हैं उसका इज़हार कीजिए। जी। तो वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हुँ। जो नए लिखने वाले हैं उनको अगर कहीं से एक रास्ता मिल सकता है या कोई उन्हें बता सकता है कहानी अच्छी कैसी होती, कैसे हुँ। लिखी जा सकती है, या जी। नॉवेल कैसे अच्छा लिखा जा सकता है, हुँ। तो उनके लिए सबसे बेहतर रास्ता ये है कि वो बड़े अदीबों को पढ़ें जी। और उनसे कंपैरिज़न करें अपनी लिखी हुई चीज़ों का। हुँ। उनसे बेहतर राय कोई नहीं दे सकता। हुँ, हुँ। आप अपने दोस्तों को दिखाएँगे तो वो तारीफ़ करेगा, या जो क्रिटिक्स होते हैं वो अपने-अपने तौर पर राय देंगे, लेकिन आपको खुद हुँ। उससे अपनी कहानियों का, अपने जो नॉवेल लिखा है उसका मवाज़ना हुँ। दुनिया के और हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ ज़बानों में लिखे जा रहे लिटरेचर है, जी। हिंदी के अलावा भी बड़ा हुँ। लिटरेचर लिखा जा रहा है, जी। उनको पढ़िए और फिर ये देखिए कि वो किस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं, वो कैसी हुँ। लैंग्वेज लिखते हैं, वो किन तरह के मौज़ूआत का हुँ। इंतख़ाब करते हैं जी। और उनका स्टाइल क्या है। और जी। फिर आप देखिए कि आपने जो लिखा है जी। उसमें क्या कमियां हैं उनके मुकाबले में, तो हुँ। आप बेहतर रास्ता तलाश कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि वही एक सूरत है जो आपको जी। सही रास्ते पर ले जा सकती है। तो कहने का अर्थ ये रहा खान साहब कि क्रिटिकल फीडबैक ज़रूरी है इम्प्रूवमेंट के लिए। जाहिर है हुँ। कि वो हुँ। आप जब लिखते हैं तो आपको तो ये लगता है कि आपने बहुत बड़ी चीज़ लिख जी, दी, जी, जी। जब हुँ। तक दूसरा पढ़ के अपनी राय नहीं देगा। जी। और दुनिया के तमाम अदीब जाहिर है कि वो लिखते हैं हुँ। पढ़ने वालों के लिए हैं, हुँ। और उनके फीडबैक से ही उन्हें पता चलता है हुँ। कि भाई वो कैसी चीज़ लिख रहे हैं। हम अगर आपकी इस कहानी को कम शब्दों में समराइज करना चाहें तो उसको क्या मतलब कहानी का सार क्या है इसमें? देखिए कहानी एक बच्चे के गिर्द घूमती है, एक मुसलमान फैमिली है, हुँ। ऑर्थोडॉक्स है, उसका फादर जो है वो हुँ। ये समझता है कि हुँ। अल्लाह मियाँ ने ये दुनिया जो बनाई है और जो इंसानों को यहाँ भेजा है, हुँ। वो इस मकसद से भेजा है कि वो उसकी इबादत करें, हुँ। और सिर्फ एक ही मकसद है, इबादत किया जाए और इस दुनिया की जो उसमें ना पड़ा जाए, हुँ। दूसरे हुँ। मामलात में। मसलन वो अपने बच्चों हुँ। को सिर्फ मदरसे में पढ़ाता है, वो चाहता है कि बच्चे मदरसे में पढ़ें और जी। मौलवी बने और वो मदरसे में पढ़ाएं और दीन की तबलीग करें। हुँ। उसकी जो माँ है बच्चे की, वो चाहती है कि नहीं बच्चा दुनियादार भी बने जी। और वो स्कूल जाए, पढ़े और वो मुलाजमत करे, लेकिन वो नहीं मानता है। हुँ। हुँ। फिर वो आपने देखा कि हालात बिगड़ते हैं, वो हुँ। पकड़ लिया जाता है शुबे में हुँ। आतंकवाद के, जी। और वो फिर घर बर्बाद हो जाता है। वो बच्चा चचा के वहाँ जाके रहता है, हुँ। चची भी घर से निकाल देती हैं, फिर वो मदरसे में उसको जी। शरण मिलती है। जी। मदरसे के मौलवी उसे पढ़ाते हैं और वो मौलवी की बकरी चराता है जाकर के। हुँ। तो ये ज़िंदगी उसकी थी। जी। तो मेरा कहने का मकसद उसमें ये था, हुँ। तात्पर्य समझिए कि ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन या वालिद उनकी सही तरह से निगहदाश्त या परवरिश नहीं कर पाते, जिसकी हुँ। वजह से बच्चे बर्बाद हो जाते हैं या उनकी मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है। जी। तो वो ये कहानी थी उसकी। अच्छा ये किताब का नाम अल्लाह मियाँ का कारखाना बड़ा अलग-सा नाम आपने रखा है, तो हुँ। इसके पीछे क्या सोच रही? ये कहानी जो है वो उस ज़ाहिर है कि उसमें बहुत सी चीज़ें हुँ। मज़हबी भी हैं, जी। और वो इर्द-गिर्द घूमता है एक ऐसी किरदार के जी।
तरफ का एक मरकज़ी किरदार जो बच्चा है, उसके जो इतराफ़ का माहौल है, वो मजहबी लोग हैं। बचपन से ये सुनते आए थे, अपनी जो मदर हैं उन्होंने भी कई बार ये कहा कि दुनिया जो है वो अल्लाह मियाँ का कारखाना है। जी। उस ज़हन में मेरे बात थी। जब ये नावल लिख लिया तो मेरे समझ में इसका वो टाइटल नहीं आ रहा था, बहुत सोचते रहे। फिर मुझे ख़्याल आया कि दुनिया, ज़ाहिर है कि वो जो भी हैं भगवान हैं, अल्लाह मियाँ हैं, हुँ, क्रिएटर, हुँ, उनका एक कारखाना ही है, उसमें सब हुँ, चीज़ें हैं। ये जो लोग हैं, इंसान है या दूसरी चीज़ें हैं, यूँ समझिए कि एक कारखाने की तरह है। हुँ, हुँ, तो फिर मैंने उसका नाम अल्लाह मियाँ के का कारखाना रखा और लोगों ने उसको पसंद हुँ। किया। हाँ, बिल्कुल, इनफैक्ट आपकी किताब को खासा पाठकों का प्रेम मिला है, काफ़ी सराहना प्राप्त हुई है, जी, राष्ट्रभाषा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। जी। तो मोहसिन साहब, क्या ये कहना ठीक रहेगा कि ये आपकी पसंदीदा कहानियों में से एक है, या अगर आपसे पूछा जाए आपकी पसंदीदा कहानी कौन-सी है, तो आपके नज़रिए से वो कौन-सी होगी? देखिए, वो मैंने पहले बताया आपको कि मैं लिखता रहा और हमेशा हुँ, अपने जो तख्लीक़ात हैं, अपनी कहानियाँ, ड्रामे या बच्चों के लिए जो मैंने कहानियाँ लिखी या ये नावल भी लिखा, हुँ, तो मैंने हमेशा दूसरे लिखने वालों से, बड़े लिखने वालों से हुँ, अपने राइटिंग का जी, तक़ाबुल किया, कंपैरिज़न किया जी, जी, और हमेशा ये महसूस किया कि मैं वो नहीं लिख सकता जो उन लोगों ने लिखा है या मैं जैसा लिखना चाहता हूँ। हुँ, हमेशा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की, जी, फिर भी वो नहीं लिख सके हुँ, जो लिखना चाहते हैं। जी, तो ठीक है, ये नावल लिखा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत मुतमईन हूँ और वो मुझे बहुत हुँ, पसंद है वो नावल। हुँ, मैं इससे बेहतर लिखना चाहता हूँ जी, जी, और बिल मेरे हुँ, नज़दीक मेरी कोई तख्लीक ऐसी नहीं है जो हुँ, जिसके लिए मैं इत्मीनान का इज़हार कर सकूँ और ये कह सकूँ कि मैंने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है हुँ। या मुझे बहुत पसंद है। आजकल का अगर आप देखें चलन जो है, अंग्रेज़ी किताबों का, अंग्रेज़ी लेखन का चलन ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या आपको ऐसा लगता है ऐसे में हिंदी लेखन की, उर्दू लेखन की और उर्दू किताबों की लोकप्रियता पे कुछ असर आया है, कम हुई है? नहीं, पढ़ा जा रहा है उर्दू भी। अभी ये नावल मैं बता रहा हूँ आपको कि छठा एडिशन है और बहुत पढ़ा गया। हुँ, हुँ, और भी उर्दू के कुछ नावल हैं, हालांकि उर्दू ज़बान बहरहाल हिंदी और के मुकाबले में हुँ, थोड़ी सी उसका दायरा तंग है। जी, इसके बावजूद पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब वो ज़ाहिर है सोशल मीडिया का ज़माना है और वो हुँ, दूसरी हुँ, मसरूफियात हैं जी, और दूसरे मशगले हैं, तो पढ़ने की तरफ लोग इतना राग़िब नहीं होते। उसके बावजूद लोग पढ़ रहे हैं जी, और हिंदी में भी खासे पढ़ा जा रहा है। अच्छा, बुनियादी चीज़ ये है कि पढ़ी वो चीज़ जाती है जो बहुत अच्छी होती है और दिल को भाती है। जी, आप देखिए कि इंग्लिश की किताबें क्यों पढ़ी जा रही हैं हुँ, हुँ, या दूसरी ज़बानों की, जी, वो इसीलिए कि वो उन लोगों के करीब हैं हुँ, और वो उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पसंद आती हैं। हुँ, हुँ, वो चीज़ें लिखिए जो लोगों को पसंद आएँ। तो ज़ाहिर है कि अभी अल्केमिस्ट नॉवेल जो जी, पाइलो कोएल्हो का है, जी पूरी हाँ, दुनिया में कितना बिका, हुँ, हुँ, हिंदुस्तान में भी पढ़ा जा रहा है। बिल्कुल, क्या वजह है कि हमारी किताब इतनी भी नहीं बिक रही, उसकी बिक रही? हुँ, कोई तो फ़र्क होगा। बिल्कुल, ये देखिए, हैरी पॉटर ही आप देख लीजिए, हुँ, हुँ, बच्चों ने लाइन लगा लगा के वो किताब खरीदी है जी, जी, और वो उनको पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, फ़िल्में तो बनी। हुँ, फिल्में बनी, कार्टून बनी, लेकिन हुँ, मैं किताब की बात कर रहा हूँ। हुँ, करोड़ों की तादाद में जी हाँ, बच्चों ने उसको पढ़ा। बिल्कुल, कि तो ऐसा नहीं है कि पढ़ने का चलन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हुँ। अच्छी चीज़ें पढ़ी जा रही हैं। तो जैसे खान साहब आपने बताया कि जब आपने लिखने की शुरुआत की तो शुरुआती दौर में कुछ मशक्कत के बाद आपकी एक कहानी थी जिसको ट्रांसलेट भी किया गया जी, और अच्छी सराहना प्राप्त हुई थी उसे। तो जिस प्रकार की सफलता आपकी इस किताब अल्लाह मियाँ के कारखाने को मिली है, जी। तो क्या इसको भी ट्रांसलेट किया गया और क्या इस पे भी कोई शोध हुआ है? हाँ, हाँ, हुँ, इसके ट्रांसलेशन कई लैंग्वेजेज़ में हुए, इंडियन लैंग्वेजेज़ में, हुँ, मराठी में, हुँ, जी, पंजाबी में हो रहा है अच्छा, अच्छा, और सिंधी में हुआ है, सिंधी किताब भी छप गई है, जी, कश्मीरी में हो रहा है जी, और फ़ारसी में हुआ, पर्शियन में हुआ है हुँ, हुँ, और भी कई लैंग्वेजेस में हुआ है इसका ट्रांसलेशंस और शोधकार भी हुआ। वहाँ पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, हाँ जी, उसकी 2 स्टूडेंट्स ने हुँ, इस पर पेपर्स लिखे हैं। अच्छा, एक अच्छा, ने बीएस का डिसर्टेशन लिखा है और एक ने एमफिल का। अच्छा, और एक भावलपुर यूनिवर्सिटी का लड़का है, वो इस पर काम कर रहा है हुँ, और कलकत्ता में एक लड़की है, वो जी, भी काम कर रही है और दिल्ली यूनिवर्सिटी हुँ, में एक लड़की ने इस पर काम किया है, हुँ, मुकम्मल हो गया है। हुँ,
और पढ़ाई भी जा रही है। फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी है, हम्म। उसके कोर्स में शामिल है। जर्मनी में भी पढ़ाई जा रही है, रशा अच्छा, में। तो अब किताब के अलावा कुछ बात करते हैं। जी खान साहब, मेरे नज़रिए से जहाँ से मैं देखता हूँ, मुझे लगता है एक लेखक जो होता है विचारक होता है, जी थिंकर होता है। तो क्या जब आपको इस तरह की क्षमता है आपके अंदर, जी जी। तो क्या एक लेखक की जिम्मेदारी मात्र किताब लिख देने, उपन्यास लिख देने पे खत्म होती है, या उसकी और सामाजिक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जो उसे पूरी करनी चाहिए? देखिए, एक लेखक भी इसी समाज का फर्द है, और इस समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को, हर शख्स हम्म, की कुछ जिम्मेदारियां हैं। जी। वो जिम्मेदारियां बहुत बड़ी भी हो सकती हैं और बहुत छोटी भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स सड़क पे जा रहा है, हम्म, चाहे वो लेखक ही क्यों ना हो, और देखता है कि वहाँ कांटे पड़े हैं या पत्थर पड़े हैं, तो उसका दायित्व है, फर्ज है कि वो किनारे कर दे, ताकि उधर से गुजरने वाले मुसाफिरों को असुविधा ना हो। इसी तरह से आप देखिए कि जैसे मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि लेखक कलम का सिपाही जी। होता है, हम्म, तो एक लेखक अपने समाज की हम्म, अ, बेहतरी के लिए, हम्म, अपने दूसरे इंसानों की बेहतरी के लिए और अपने मुल्क की तरक्की के लिए एक सिपाही की हैसियत से उसे हर जगह मौजूद रहना चाहिए। अब कोई शख्स अगर दरिया में डूब रहा हो, हम्म, तो एक राइटर किनारे बैठ के उसको मंजर कशी नहीं कर सकता जी। कि वो बैठ जाए और उसका चित्रण करने लगे। हम्म, उसका तो फर्ज ये है कि वो, अगर हम्म, उसे तैराकी आती है तो कूद के पानी से उसको बचाए, या बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे तरह से उसकी मदद करे। हम्म, तो लेखन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में हम्म, शामिल होना, लोगों के काम आना भी हम्म, जरूर। उसके फ़राइज़ में शामिल है। नहीं, बिल्कुल सही कहा खान साहब आपने। खैर, अब ये इंटरव्यू मैं ख़त्म करूं उससे पहले सर आपसे एक छोटी सी गुजारिश है जी। कि अगर आप अपनी किताब से हुँ। हमारे दर्शकों के लिए कुछ अंश पढ़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। रात को तेज़ हवा के साथ खूब बारिश हो रही थी। खेतों की मिट्टी गीली हो गई थी। दरख्तों के पत्ते धुल कर चमक रहे थे। जब मैं बकरी को लेकर कब्रिस्तान पहुंचा तो मैंने देखा अम्मा और चचा जान की कब्रें कुछ नीची हो गई थीं। कदमों पर लिखी हुई तहरीरें ऐसी दिखाई दे रही थीं जैसे आंसुओं से भीगकर आंखों का काजल फैल जाता है। अब इन तहरीरों को आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता था। अम्मा की कब्र का कदबा तो एक तरफ को झुक भी गया था। बकरी को चरा लेने के बाद पहले मैंने अम्मा की कब्र का कदबा सीधा करने की कोशिश की, मगर कब्र के सराहने की मिट्टी इतनी गीली हो गई थी कि कदबे की लकड़ी उसमें रुक ही नहीं पा रही थी। कदबा बार बार एक तरफ को झुका जा रहा था। अम्मा की कब्र भी तो एक जगह, ऐसी जगह पर थी जहां बारिश का पानी रुक जाता था। पूरी लकड़ी कब्र में खोस देने पर कदबा छोटा और बुरा लग रहा था। पायती की मिट्टी जरा सख्त थी, मगर कदबा पायती नहीं लगाया जा सकता था। घास फूस की मदद से कदबे को टिका तो दिया था, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ज्यादा देर तक टिका रहेगा। हाँ, अगर दोबारा बारिश न हुई और धूप निकलने के बाद मिट्टी सख्त हो गई तो टिका भी रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन साहब, बहुत खूबसूरती से लिखा है आपने। हम्म, और जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा था तो मैंने आपका जो आपके बारे में लिखा हुआ है वो पढ़ा थोड़ा बहुत, तो उससे मुझे पता चला कि आपने बच्चों के लिए अन्य कहानियाँ लिखी हैं, कुछ प्लेज भी लिखे हैं। तो जी। ये इंटरव्यू खत्म करूं उससे पहले ये पूछना मेरे लिए बहुत आवश्यक है कि आगे क्या लिख रहे हैं, किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, और कब तक हम उस किताब को की उम्मीद कर सकते हैं कि हम पढ़ पाएंगे? एक नावल शुरू किया है, अभी 50-60 सफ़े हुए हैं, जी। लेकिन वो काम रुका हुआ है अभी। लिखने का प्रोसेस ऐसा होता है कि लिखने बैठते हैं और फिर हम्म, दिल उचाट हो जाता है और फिर रुक जाता है काम। कभी सही बात। कभी हम्म, बहुत रवानी के साथ काम हो जाता है। ये नावल मैंने 2 महीने में लिखा था और बड़े तसलसल के साथ लिखा। रोज़ाना 10-12 सफ़े लिख लेता था, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि शुरू होगा काम और मुकम्मल हो जाएगा। नया नावल है। जी जी, बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द आप अपनी किताब ख़त्म करें और हम लोग को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आपका आने के भी लिए। बेहद शुक्रिया। तो ये थी हमारी छोटी सी मुलाकात मोहसिन खान साहब से। आपकी किताब अल्लामिया का कारखाना ऑनलाइन खरीदने के लिए उपलब्ध है, तो अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो जाएं, इसे खरीदें, पढ़ें, और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको किताब कैसी लगी। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।